भोपाल को देश की सबसे सुंदर राजधानी बनाने का लक्ष्य सीएम शिवराज ने तय किया है। विकास की योजनाओं की समीक्षा की है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया विकास कार्यों का लोकार्पण। प्लेटिनम प्लाजा के पास मौजूद वेलोवर्ड स्ट्रीट का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने वेलोवर्ड स्ट्रीट के नाम का अटल पथ पर ले जाने की घोषणा की है। मौके पर मंत्री विश्वास सारंग, प्रदेश उपाध्यक्ष आलोक शर्मा भी मौजूद रहे। भोपाल को देश की सबसे सुंदर राजधानी बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। इस दौरान सीएम शिवराज ने विकास योजनाओं की समीक्षा भी की और साथ ही विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम को संपन्न किया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र द्विवेदी जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र, क्या कुछ अपडेट है खबर को लेकर? ज्ञानेंद्र, क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विकास कार्यों की समीक्षा की और जायजा लिया। वेलोवर्ड स्ट्रीट नाम का अटल पथ, मौके पर इस दौरान मंत्री विश्वास सारंग भी मौजूद रहे और भोपाल को देश की सबसे सुंदर राजधानी बनाने का लक्ष्य जो रखा गया है उसी को लेकर विकास योजनाओं की समीक्षा भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की। और आपको तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पर समीक्षा की है तमाम विकास परियोजनाओं की। और इस दौरान विश्वास सारंग, उपाध्यक्ष प्रदेश के आलोक शर्मा भी मौजूद रहे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विकास कार्यों का लोकार्पण किया, उनकी समीक्षा की। और फिर से ज्ञानेंद्र द्विवेदी हमारे संवाददाता इस खबर पर एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्ञानेंद्र, क्या कुछ अपडेट है? किस तरीके से विकास कार्यों की परियोजनाएं, क्या क्या विकास कार्यों की परियोजनाओं का जो लोकार्पण है यहाँ पर किया गया है शिवराज सिंह चौहान के द्वारा, सीएम के द्वारा? चौहान आज समर्पण लेके भोपाल का आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दौरान उन्होंने प्लेटिनम प्लाजा स्थित वेल्ड उद्घाटन और मुख्यमंत्री ने इस अटल से किए जाने की घोषणा भी की है। मौके पर तमाम मौजूद रहे। शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, प्रदेश उपाध्यक्ष आलोक शर्मा, जिला अध्यक्ष सुमित चौधरी और भोपाल को सुंदर बनाने की जा रही है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्ञानेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। और वहीं आम बजट को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से पेश किया गया बजट जन कल्याणकारी है। सारंग का ये कहना है, आत्मनिर्भर भारत बनाने की तरफ हम कदम बढ़ाएंगे। आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम तेजी से कदम बढ़ाएंगे, ये है विश्वास सारंग का कहना। विकास, जन कल्याण, हेल्थ सेक्टर पर विशेष फोकस किया गया है। रेल कनेक्टिविटी और बेहतर बनाएंगे और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम किया जाएगा। विश्वास सारंग का ये बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आर्थिक अनुशासन भी इसी बजट के माध्यम से आएगा। आम बजट से लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का ये बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से पेश किया गया ये बजट जन कल्याणकारी है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को बहुत बधाई। एक कल्याणकारी, एक विकास मूलक, एक जनोपयोगी, आत्मनिर्भर भारत को बनाने वाला ये बजट आज प्रस्तुत किया गया है। इस बजट में हर आयाम को सुदृढ़ किया गया है। जहां देश के विकास के और सरकार का ध्यान है, तो जनता के कल्याण के लिए भी इस बजट में समुचित व्यवस्था की गई है। हेल्थ सर्विसेज को जिस प्रकार से मजबूत करने का ऐलान किया गया है, निश्चित रूप से निरोगी काया किसी भी व्यक्ति के जीवन का जो मूल है, उस परिभाषा को प्रतिपादित करने का काम इस देश की सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना में
लगभग 61,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिससे निश्चित रूप से लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में चाहे वैक्सीन का मामला हो, चाहे टेस्टिंग का मामला हो, चाहे रिसर्च का मामला हो, उस पर सरकार ने विशेष ध्यान दिया गया है। 602 ब्लॉक पर स्वास्थ्य केंद्र खोलने की घोषणा की गई है। इस पूरे अभियान में लगभग 75 हाईटेक हॉस्पिटल बनाने की घोषणा की गई है। हेल्थ सर्विसेज को लेकर इस सरकार ने जहां काम किया, तो रोड के निर्माण में भी सरकार ने समुचित व्यवस्था की है। रेलवे किसी भी देश का केवल आवागमन का साधन ही नहीं होता, बल्कि विकास की गाड़ी को भी आगे बढ़ाने वाला प्रकल्प होता है। 1,10,000 करोड़ का रेलवे के विकास के लिए जो प्रावधान किया गया है, वो निश्चित रूप से देश के लिए एक बेहतर दिन लेके आएगा, ऐसी हमें उम्मीद है। पोल्यूशन, क्योंकि प्रदूषण किसी भी समाज के लिए बहुत बड़ा आघात है, उसकी रोकथाम की भी पूरी व्यवस्था की गई है। नवकरणीय ऊर्जा को लेकर, सौर ऊर्जा को लेकर इस व्यवस्था में 1,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। आर्थिक अनियमितताओं को रोकने के लिए और आर्थिक अनुशासन बनाने के लिए डूबे हुए कर्जों की वसूली के लिए एक कॉर्पोरेशन बनाने की घोषणा की गई है, जो बहुत आर्थिक अनुशासन बनाने के लिए एक बड़ा और कारगर कदम होगा। गोल्ड एक्सचेंज के मामले से हमारी इकोनॉमी को हम और मजबूत करेंगे। कुल जमा, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे विकास की बात हो, चाहे कल्याण की बात हो, ये बजट निश्चित रूप से इस देश में नई उमंग लेके आएगा। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और वहीं एमपी सरकार ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी अब पुलिस विभाग में बिना लिखित उन्होंने तमाम तरह के ऐलान किए हैं। ओलंपिक एविएशन गेम्स में पदक विजेताओं को सीधे सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के पद पर भर्ती दी जाएगी। विभाग हर साल 60 खिलाड़ियों की भर्ती करेगा। खिलाड़ियों के चयन के लिए एक अलग चयन समिति बनाई जाएगी। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वालों को भी सरकारी सेवाएं दी जाएंगी, उनको भी सरकारी सेवा में लिया जाएगा। वहीं गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बजट को लेकर कहा कि बजट सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय होगा। बजट में सभी वर्गों का खास ख्याल रखा गया है। सरकार के बजट कैसे आते हैं, वो तो IMF की रिपोर्ट जो आई है वो बताती है कि हमारी GDP अब 11% के ऊपर आ रही है। ये तब है जब लॉकडाउन और कोरोना काल से हम गुजर रहे हैं और जूझ रहे हैं। हम क्या, विश्व जूझ रहा है। ये आर्थिक सुधार माननीय मोदी जी के हैं, जो इस बात को परिलक्षित करते हैं। बजट बहुजन सुखाय बहुजन हिताय होगा, ये बिना बजट आए हम कह सकते हैं। सर्वहारा वर्ग के हितों का ध्यान रखा जाएगा, ये भी हम बजट बिना आए कह सकते हैं। इसलिए हम सभी आशान्वित हैं। सर, पश्चिम बंगाल के दौरे पे रहे, जब दौरे से उसका कोई लेना देना नहीं है। तृणमूल कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है। जिस तरह की नीतियां वहां पर ममता बनर्जी जी ने लागू की हैं, वो अपने आप में भगदड़ के लिए पर्याप्त है। और जिस तरह का आभा मंडल माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का है, जिसके प्रकाश में हम सब दमक रहे हैं, देश दमक रहा है, वैश्विक छवि ला रही है, वो भाजपा में आने के लिए पर्याप्त है। और वहीं बजट को लेकर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। आम बजट भारत सरकार के कदम का स्वागत किया है। आज पेश हुआ है देश का आम बजट। आत्मनिर्भर भारत के लिए बजट कारगर साबित होगा। मंत्री आज देश का आम बजट पेश किया गया है और वहीं आत्मनिर्भर भारत के लिए ये बजट कारगर साबित होगा, ये मंत्री जी का कहना है। बजट आत्मनिर्भर भारत के लिए काफी ज्यादा लाभदायक
कि आज के बजट में भारत सरकार के द्वारा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए जो महत्वपूर्ण स्तंभ है उन पर विशेष ध्यान दिया गया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हर घर तक नल के माध्यम से पानी पहुंचे, जल जीवन मिशन, इसके साथ शिक्षा और कृषि, इन 4 स्तंभों पर विशेष ध्यान इस बजट में दिया गया है, जो निश्चित रूप से आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होंगे। मैं भारत सरकार द्वारा आज प्रस्तुत बजट का बहुत और आज देश का आम बजट पेश किया गया है, तो वहीं कांग्रेस ने आम बजट को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस ने कहा है कि बजट निराशाजनक रहा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि आम जनता के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है। आम बजट निराशाजनक रहा है। आम जनता के लिए इस आम बजट में कुछ भी नहीं है। जहां आम आयकर दाता की इनकम टैक्स की रेंज 35% यथावत रखी गई है, वहीं कॉरपोरेट की आयकर की रेंज 25% रखी गई है। विनिवेश के मामले में बीमा क्षेत्र में 74% तक विदेशी विनिवेश करना, जबकि आरएसएस 24% विनिवेश का विरोध किया करती थी। आज कहाँ है आरएसएस? दूसरी तरफ एलआईसी जैसे संस्थानों को बेचने की बात करना, पेट्रोल डीजल को जीएसटी में नहीं लाया जाना, किसी तरह की एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल डीजल पे कम नहीं किया जाना, आम जनता के लिए कहीं कोई राहत नहीं है। 8.5% की दर बताई जा रही है, जबकि अनुमान है 10% तक घाटा होने की। ये भ्रमित करने की कोशिश है। इस बजट में आम जनता को कुछ भी नहीं मिला। बिहार के समस्तीपुर में राजद से मोरवा विधायक रणविजय साहू ने आम बजट को लेकर निराशाजनक करार दिया है। उन्होंने कहा है कि इस बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एयरपोर्ट, सड़क, बिजली ट्रांसमिशन लाइन और वेयरहाउस बेचने का फैसला किया है। आगे उन्होंने कहा है कि ये बजट मुट्ठी भर पूंजीपतियों को, उन्होंने कहा है कि सरकार की नीतियां अब सवाल खड़े करते दिख रही हैं। उन्होंने कहा है कि सरकारी संपत्तियों को बेचते रहने से सरकार का भला कैसे होगा। तो उन्होंने इस आम बजट पर तमाम सवाल खड़े किए हैं। विशेष राज्य का दर्जा सरकार के द्वारा आज बजट पेश किया गया है। यह बजट बिहार के लिए और देश के लिए पूरा के पूरा निराशाजनक। इसमें न युवा के लिए, न महिला के लिए, न छात्र के लिए, न बेरोजगारों के लिए कोई बात किया गया। आप लगातार जो नीतीश कुमार जी पिछले 15 वर्षों से ढोंग कर रहे थे कि जब केंद्र सरकार और बिहार सरकार जब एक होगा तो विशेष राज्य का दर्जा होगा। आज तो इनका पोल खुल गया। आज विशेष राज्य का दर्जा पर कोई बात नहीं की गई। तो ये जो सिर्फ आंकड़ों का माया जाल है, इस तरह से देश कमजोर होगा, खोखला होगा। आखिर किसकी संपत्ति बेच रहे हैं? वित्त मंत्री जी ने कहा है कि रेलवे की संपत्ति हो या एयरपोर्ट का संपत्ति हो, यार इसी देश का संपत्ति को बेचा जा रहा है। तो ये एक तरह से पूरे देश खोखला होते जा रहा है और यह पूरी तरह से बजट आंकड़ों का माया जाल। और वहीं मध्य प्रदेश के शासन के राज्य मंत्री रामकिशोर नानो कावरे ने प्रदेश में आयुष हेल्थ एंड वेलनेस केंद्रों का भी शुभारंभ किया। भोपाल से ऑनलाइन के जरिए उन्होंने इस सारे कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आयुष विभाग के मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत 362 हेल्थ एंड वेलनेस केंद्र की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हुई है। इनमें से 100 हेल्थ एंड वेलनेस केंद्र आज से कार्य करने में लगे हैं। इन केंद्रों में आयुष चिकित्सा के साथ साथ योगा, पंचकर्म और पैथोलॉजी की सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई गई हैं। कार्यक्रम में आयुष विभाग की प्रमुख सचिव करलिन खंगवार ने देशमुख ने भी ये भी उपस्थिति दर्ज करवाई और ये भी इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित रहे।
आयुष वेलनेस सेंटर खुलने से कैसा महसूस कर रहे हो आप? बहुत अच्छा सर, गांव में सब स्वस्थ हैं, सभी परिवार स्वस्थ हैं? अभी तो इलाज प्रारंभ नहीं हुआ, कहाँ से स्वस्थ हो जाएंगे? चालू हो गया इलाज? सर चूंकि ये बहुत पुराना है ना हमारे गांव में, तो पहले से ही सेवा का फायदा ले रहे हैं हमारे गांव में। अच्छा, आते हैं। अच्छा, आपका बड़गांव तो कृषि के डॉक्टर भी हो ना क्या वहाँ पे बड़गांव में? ना जी सर, बड़गांव में ही है ना जी। कृषि अच्छा, ज्ञान केंद्र। योगा रोज सिखाएंगे लोग? आप गांव वाले को बताइए, रोज आएंगे योगा सीखने। जी सर, स्वस्थ रहेंगे योगा से। जी ठीक है। और वहीं जांजगीर से बड़ी खबर आपको बता दी कि एएसआई ने चालान पेश करने की रिश्वत मांगी है। एसपी ने शिकायत पर एएसआई को निलंबित किया। आपको बड़ी खबर इस वक्त बता दें कि एसपी ने शिकायत पर एएसआई को निलंबित कर दिया। एएसआई का रिश्वत लेते हुए वीडियो भी वायरल हो रहा है। चालान जल्दी पेश करने की एवज में मांगी थी रिश्वत। जांजगीर से बड़ी खबर, एएसआई ने चालान पेश करने की प्रॉब्लम अभी भी नहीं लाने देंगे। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, यही वो वीडियो है कि किस तरीके से जो एएसआई है वो रिश्वत मांगता नजर आ रहा है, जो वायरल वीडियो हुआ है। दिक्कत नहीं है, अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं मेरे जान पहचान में क्या है, कोई नहीं है, वो सब वकील बराबर है। और ये रिश्वत लेते हुए एएसआई का वीडियो वायरल, जो आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर अपनी देख रहे हैं। चलो ठीक है ना, बस छोड़ो। ठीक है साहब, 12 सितंबर को एक एक्सीडेंट की घटना हुई थी जिसमें 3 लोग आहत हुए थे। वो ट्रक को ला करके ड्राइवर के द्वारा थाने में खड़ी किया गया था। चूँकि उसमें कोई अपराध पंजीबद्ध नहीं हुआ था तो उसको छोड़ दिया गया था। 4 तारीख को अक्टूबर महीने में FIR हुआ था उसमें, और अभी 23 तारीख को उसके मालिक लोग आए थे सुपुर्दनामा में लेने के लिए जब्ती वाहन को। तो उस दौरान थाने में जांजगीर में पदस्थ है के SI के द्वारा पैसे लेन देन की बात की गई है, जिस संबंध में एक वीडियो वायरल हुआ था। तो उसमें तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक मैडम के द्वारा उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है और लाइन अटैच कर दिया गया है। अभी उसके संबंध में जांच जारी है। और वहीं गुजरात में दूसरे चरण के लिए कोरोना का वैक्सीनेशन कार्य जारी है। दूसरे चरण में फ्रंटलाइन वॉरियर्स, पुलिस अधिकारी और कलेक्टर समेत तमाम अधिकारियों को वैक्सीनेशन लगाया गया है। वैक्सीनेशन का काम उन पर किया गया है। इसी को लेकर न्यूज़ 1 इंडिया ने अहमदाबाद रेंज के IG वी चंद्रशेखर से खास बातचीत की है, सुनिए। हम लोग फ्रंटलाइन वर्कर्स तरीके सभी पुलिस को पहली बात हम लोगों का कोविशील्ड वैक्सीन सरकार तरफ से अरेंज किया है। तो कल हम लोगों ने लिया है, एज ए लीडर हम लोग ने पहले लिया है। हमारा पुलिस फोर्स 3-4 दिन में फ्रंटलाइन वर्कर्स काम कर रहे हैं, इसीलिए पहली बार उनको प्रियॉरिटी में दे रहे हैं हेल्थ वर्कर के बाद। अब उसके बाद पब्लिक को भी शुरू होंगी, और हम लोग इसीलिए स्टार्टिंग में ले रहे हैं ऑफिसर्स, सो दैट किसी को कुछ भय हो, किसी को कुछ अप्रीहेंशन हो, वो दूर रहे। ऐसा कुछ असर, दूसरी असर नहीं है किसी को भी। आज कल हम लोग के 5000 जैसे लोग अहमदाबाद रूरल एरिया, खेड़ा, आनंद जैसा एरिया में हम लोगों का पुलिस ऑफिसर, पुलिस स्टाफ को इंजेक्शन दिया गया है वैक्सीनेशन। किसी में भी कुछ एडवर्स और नेगेटिव रिपोर्ट आया नहीं है, सब तंदुरुस्त हेल्दी हैं। और इस तरह की वैक्सीनेशन सेकेंड टर्म के बाद एंटीबॉडीज़ बढ़ेगी तो हम लोग और फील्ड में अच्छा काम करेंगे, हमारा भी एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। फ्रंटलाइन वॉरियर को पुलिस को दिए जा रहे हैं, आपकी तरफ से क्या मैसेज है पुलिस के परिवार को, आम जनता को कोरोना वैक्सीन के बारे में? वैक्सीन सबको लेना चाहिए एंड इसका इफेक्टिवनेस सबको अभी 45 दिन के बाद पता चल जाएगी। तो हमारा एक फील्ड में काम करने में फैमिली वालों को चिंता रहेगी तो वो भय दूर होगी, और सबको फिर वैक्सीनेशन मिलेगा। तब तक तो हम लोग को फील्ड में रहना है, तो इसीलिए सबके लिए तो अच्छा रहेगा। एक मैसेज भी जाना चाहिए, तो वही वैक्सीन सब लेना चाहिए। तो एक तरफ पुलिस स्टाफ और फ्रंटलाइन वर्कर्स को दी गई है तो सब अच्छी है, तो लोगों को भी भरोसा बैठेगी और सब लेने लगेंगे। तो फिर एक तबका में एक वैक्सीनेशन की वजह से ये कोविड सिचुएशन से हम
तो वहीं झारखंड के अग्यारकुंड प्रखंड के शिवलीबाड़ी उत्तर पंचायत के रहमत नगर में पेयजल की समस्या की खबर बीते दिन न्यूज़ वन इंडिया ने दिखाई थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संज्ञान लेते हुए जल संसाधन विभाग को जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर पाइपलाइन का काम 15 दिन के अंदर पूरा नहीं हुआ तो टहल कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर देंगे। तो बीजेपी सरकार में मध्य प्रदेश की